हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं विद्युत धारा, जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर का कुछ हम आंकिक प्रश्न को सोल्व करेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी होंगे, क्योंकि अधिक तौर पर यहाँ जो हम न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे वो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और आप देख सकते हैं बोर्ड पर, इसमें कुछ प्रश्न 2 अंकीय होंगे जिनको हम लोग सोल्व करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रश्न होंगे वो 1 अंकीय यानी ऑब्जेक्टिव वाले होंगे। क्योंकि आप जानते हैं विद्युत धारा चैप्टर में ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे, लेकिन वो न्यूमेरिकल के तौर पे होते हैं। तो उनको अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन करके सोल्व करते हैं तो काफ़ी दिन तक हमारे माइंड में वो फिट रहेगा। तो इसीलिए इस क्लास को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा न्यूमेरिकल के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी गए हैं न्यूमेरिकल। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना किया जाए। और ये विद्युत धारा चैप्टर आप जानते भी हैं कि इसमें न्यूमेरिकल अधिक से अधिक पूछता है, तो कुछ फार्मूला हमें भाई याद रखने होंगे। इस चैप्टर के जो फार्मूला हैं उसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तब चल के हम बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बिना फार्मूला का काम ही नहीं होगा, है ना। देखिए, पहले कुछ 2 अंकीय प्रश्न हैं जिनको सोल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और देखिए, क्वेश्चन को अगर हम समझ लेते हैं बढ़िया ढंग से तो कहीं ना कहीं हम अधिक तौर पर उसका आंसर के करीब पहुंच जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन को समझ जाना लगभग समझिए आधा प्रश्न बना लेने के बराबर होता है। ऐसे कुछ महान लोग कह गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रश्न को बढ़िया से समझ लिया तो आधा यात्रा तय कर लिया। तो आइए अब क्वेश्चन को समझते हैं। हड़बड़ी नहीं करेंगे, भले टाइम लगेगा, हो सकता है कि लॉन्ग वीडियो बने, लेकिन समय देंगे ना। सफलताएं समय मांगती है, जल्दी में तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन आज के ज़माने में थोड़ा जल्दीबाजी हो ही गई है, क्या करें हम लोग, ऐसे दुनिया में हम लोग आ ही गए हैं कि जल्दी में ही सब कुछ चाहिए। देखिए क्या कह रहा है जी, 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को बीच से 180 डिग्री से मोड़ दिया जाता है। मतलब हमारे पास कोई तार है और इसका प्रतिरोध दिया है कितना ओम, 8 ओम, और कह रहा है कि 180 डिग्री से मोड़ दिया जाता है। 180 डिग्री का मतलब बीच से मोड़ रहा है, यानी आधा कर दे रहा है। हम कहें कि ये मेरा मार्कर इसको 80 डिग्री पे 180 डिग्री पे मोड़िए, तो भाई इसको बीच से क्या करेंगे, तोड़ेंगे ना हम, तो कहीं ना कहीं आधा कर रहे हैं, यानी 1/2 कर रहे हैं, ये समझिएगा। तो दोनों भागों को एक साथ ऐड दिया जाता है। तो अब नए प्रतिरोध का मान क्या होगा? क्वेश्चन भले कैसे भी पूछ रहा है, लेकिन माइंड में क्या समझना है कि ये दिया हुआ है आर का मान कितना, 8 ओम, ठीक है, और कह रहा है कि 180 डिग्री से मोड़ दिया गया। तो यानी कि लंबाई को मोड़ रहा है ना, जो तार की लंबाई है वो क्या कर रहा है, उसको मोड़ रहा है। तब पूछ रहा है कि नए प्रतिरोध क्या होगा। ये पहले प्रतिरोध है, और लंबाई को क्या करने पर, ध्यान रखिए, लंबाई को आधा करने पर, क्योंकि हम समझ रहे हैं 180 डिग्री मोड़ने का मतलब आधा कह रहा है, ध्यान रखिएगा। तो हम लंबाई को क्या करेंगे, आधा करेंगे। यानी यहाँ से हम नया प्रतिरोध का सूत्र ले लेते हैं, थोड़ा इधर जगह ले लिया जाए। ये आर का मान हो गया 8 ओम, फिर हम 180 डिग्री पर मोड़ रहे हैं उसको। हो सके आप यहाँ लिख सकते हैं 180 डिग्री के कोण पर मोड़ने पर, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं लंबाई को आधा करने पर। हम जब समझ ही गए हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, यहाँ पर बताइए। नया प्रतिरोध को मान लीजिए आर डैश, तो लंबाई के संबंध में क्या होता है, रो एल बाई ए होता है ना, रो इंटू एल बाई ए होता है। ये नया है, डैश दे लिए हैं। तो अब बताइए लंबाई को क्या कह रहा था, आधा करने को, यानी कि देखिए रो एल बाई 2। और जैसे ही हम लंबाई को आधा करते हैं तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। लंबाई में आधा करेंगे तो क्षेत्रफल 2 गुना, अगर क्षेत्रफल में हम आधा करते हैं तो फिर लंबाई में 2 गुना हो जाएगा। आप ही बताइए,
ये हमारा कोई वस्तु है, इसको हम आधा करेंगे तो ये जाके जुड़ करके इसका क्षेत्रफल बढ़ाएगा ना। समझ में आ रही है बातें। अगर एक मोटा चीज़ को खींचते हैं, लंबाई उसकी बढ़ाते हैं, तो क्षेत्रफल उसका क्या होगा, कम होगा। तो ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में 2 गुना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको समझना होगा तो ऐसे समझिए। ये कोई आकृति है, ठीक है। अब इस आकृति को बढ़ाइए, अगर बढ़ाते हैं, इसकी लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा ना। आप ही समझिए, इसका क्षेत्रफल घटेगा। अगर ठीक उसकी लंबाई को घटाते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, मोटा होगा। ये थोड़ा माइंड में बातों को ज़रूरी एक्सेप्ट करना है। तो आइए इसको हल किया जाए। कितना होगा ये, तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा हम अच्छा कर लें, क्योंकि अब मेरे पास जगह भी बच रहे हैं तो बहुत कम। चलिए ना, इसको मिटा दे रहे हैं, आप समझिएगा, इन्हीं हल कर ले रहे हैं। देखिए तो ये कितना है, बढ़िया से देखिए क्या लिखा है। ये लिखा है कि रो, इसको ऐसे कर दिया जाए L/2 और बट्टा में क्या कर दिया जाए, ये ऐसे 2a। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और आप पढ़े हैं ना, पहली गुणे क्या होती है, चौथी, दूसरी गुणे तीसरी। तो आप इसको ऐसे कर दीजिए रो L/2 और ये कुछ पलट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/2a हो जाएगा ना। ये पहली गुणे चौथी हुआ भाई। तो ये दोनों के गुणा देख लीजिए, कहीं ना कहीं रो L हो ही गया है, रो L I/2 है तो 2 हो ही गया यहाँ पर। अब ज़्यादा चीज़ों को हम समझा नहीं पाएंगे, इतना एक एक बात कैसे समझाएंगे। आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं हैं, आप समझ सकते हैं। तो इस तरीक़ा से ये क्या हो गया, ऊपर के गुणा कर दीजिएगा अगर। तो इसको सोच रहे हैं ना कि पिछला वाला जो R के मान है उसको रखना है, तो हम इसको कैसे लिखें कि हम अपना ये R बराबर ये रो L/a के फार्मूला पे रख ले, क्योंकि इसका मान दिया भी है ना 8 ओम। तो हम कुछ इसको सुधार लेते हैं, देखिए कैसे करते हैं। ये गुणा कर दे नीचे से, तो इसको हम चाहेंगे तो 1/4, ये 1 को यहाँ ले लीजिए और 2 2 4 कर लीजिए और एक जैसे राशि को ऐसे रख लीजिए, रो L/a कर लीजिए। थोड़ा इधर उधर बदलाव कर लीजिए, 2 2 से 4 करके यहाँ ला दीजिए, 1 को ले लीजिए इधर और इसको वहाँ रख दीजिए और बट्टा में 1 को रख लीजिए। अब जानते हैं कि किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। तो 1/4 गुणे यहाँ पर क्या रख देंगे R, और R के मान दिया कितना है 8 ओम, यानी 1/4 गुणे 8। तो 2 से भागा कर देंगे, अगर 2 से करें 4 से भागा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाए कितना 2। यानी इस तरह से हमारा जो नया प्रतिरोध है उसका आंसर आ गया 2 ओम। ये थोड़ा सा आंसर में दिक्कत महसूस मत करिएगा, क्योंकि अब इतना एक एक बात को समझना टाइम तो लगेंगे ना। क्लियर। तो इस तरीक़ा से हमारा ये पहला का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। ये क्या हुआ है, यहीं पर खाली बदलाव हुआ है। नया प्रतिरोध निकाले हैं R' का, तो लंबाई में अगर हम आधा करते हैं, क्योंकि मुड़ा 180 डिग्री पर आधा करते थे, क्षेत्रफल 2 गुना हो गया। अब इस वाले को हम यहाँ पर रखें ऐसे, तो इसका इससे गुणा कर दिए तो हो गया रो L और बट्टा में 2, तो 2 ही किया है, ये पलट गया तो 1/2a। अब इसको सीधा कर दिए, इसका मान रखने के लिए थोड़ा आगे पीछे बढ़ाए हैं इसको, तो इस तरीक़ा से आंसर हुआ। हमें उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, ये भी कुछ वैसे ही है जैसे आप सोच रहे हैं कि ना, कह कि 16 ओम प्रतिरोधकता वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तो तार का नया प्रतिरोध निकालें। ये भी देखिए 16 ओम है, ये भी कितना दिया है देख लीजिए, R का मान दे रखा है 16 ओम और कह रहा है कि तार की लंबाई को खींच रहा है भाई, कि दोगुनी कर रहा है, लंबाई कर रहा है 2 गुनी। तो हम जान रहे हैं कि जैसे ही लंबाई में 2 गुना करेगा तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम ये बताइए इसका फॉर्मूला होता कितना है, R बराबर कितना होता है रो × L/a। तो यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग 16 बराबर कितना रो × L/a
कुछ ऐसे रख लेते हैं। अब क्या कर रहा है, लंबाई को क्या करने पर बताइए, दुगुना करने पर ना, दुगुनी भी लिख सकते हैं, दुगुनी करने पर। अब कह रहा है कि नया प्रतिरोध निकालना है, तो क्या निकालना है, आर डैश बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, तो रो इंटू एल बाई ए, और इसमें कुछ कह रहा है लंबाई को दोगुनी करिए, तो दोगुनी मतलब इसको 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आधा, हो जाएगा ना। क्लियर, यहाँ तक तो हमें लग रहा है कि आप समझ गए होंगे बातें। अब पुनः इसको ऐसे ही लाइए, जैसे पिछला वाला में लाए थे, इसको ऐसे ही लाइए, तो कर दिया जाए। इसको कैसे किया जाए देखिए, इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, एक बार यहाँ लिख देते हैं, तो रो इंटू एल ऐसे गुणे 2 जस के तसे रखिए। अब इसको चेंज कर दीजिए, इसको पलट दिया जाए, कुछ नहीं तो भागा वाला मान गुणा में चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर दिया जाए अगर, तो ये हो जाएगा a बाई कितना, a बाई 2 हो जाएगा ना। नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, जब भागा वाला मान गुणा में जाएगा तो ऐसे ना हो जाएगा, 2 बाई a हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीक़ा से इसको सीधा किया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2 4 कर दीजिए, और यहाँ पर रख दीजिए रो इंटू एल बाई ए, और इस तरीक़ा से इसका मान यहाँ से उठा के ला दीजिए। कितना है, 16 दिया है, तो आप रख सकते हैं 4 गुणे 16, और 16 चौके 64 ओम, जो आ गया किसका, नया प्रतिरोध का आंसर ये, ठीक है। ये थोड़ा सा दिख रहा है क्या, थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन करने में आपको तकलीफ़ ना हो, हम बता दें ये कैलकुलेशन है भाई, मेथड अगर जान गए हैं तो आप कैलकुलेशन करके तो ला ही देंगे, और भारी भरकम काम है नहीं। ये आर का मान दिया 16 ओम, सूत्र पे रख दिए, और उसके बाद नया प्रतिरोध लंबाई में करेंगे 2 गुना, क्षेत्रफल हो जाएगा आधा, ये ऊपर वाला जस के तस, नीचे भाग वाला मान चला गया गुणा में, तो पलट गया, और यहाँ पर 2 से 2 4 करके सामने रख लिए, और इसको एक फार्मूला के रूप में दे दिए, और उसका मान रख दिए। तो इस तरीक़ा से ये हमारा आंसर क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद है आप लोग समझे होंगे इसको। अगर देखिए दिक्कत होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश रहेगा कि हम इसको समझा पाएँ और अच्छे ढंग से। भाई जितना मेहनत किया जाएगा उतना ही ना हम लोग कर पाएंगे। मेहनत, सफलताएं हमने बोला ना कि वक्त मांगती है, तो वक्त का मतलब क्या, आपको उसमें मेहनत करना होगा। ऐसे ही समय को छोड़ देंगे बर्बाद होते हुए, तो आप जानते हैं कि समय जो होता है ना, ये ऐसा अनमोल रत्न है कि इसको वापस नहीं लाया जा सकता है। हम लोग अपने दुनिया में जितने भी दौलत लगा सकें, अपने बीता हुआ समय को नहीं खरीद सकते। तो जो व्यक्ति समय बर्बाद कर रहा है ना, यूँ समझिए कि वो जीवन बर्बाद कर रहा है, क्योंकि समय जो है और जो जीवन जो है ना, ये कहीं ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीज़ है। समय से ही हमारा जीवन बना है। समय बर्बाद करना मतलब जीवन बर्बाद करने के बराबर है। तो इसीलिए इसका सदुपयोग किया जाए। पढ़ने के लिए टाइम देंगे तो ऐसा थोड़े है कि ये अन्याय हो रहा है, इधर उधर हम लोग लंबा टाइम गुजार देंगे, लेकिन पढ़ाई में बहुत तकलीफ़ होती है। और जो चीज़ें हमको चैलेंज करती है ना, वही चीज़ें एक दिन हमको चेंज भी करती है। ध्यान रखिएगा, इस बात को हम कई बार बोल चुके हैं। तो 3:4 के अनुपात में 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ गए। आप जानते हैं कि जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कौन सी राशि बराबर होती है, विभव या विभवांतर। समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ते हैं तो कौन राशि बराबर होती है, ये भी का मान बराबर होता है। अगर श्रेणी में जोड़ते थे तो धारा का मान। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 3:4 यानी ये R1 का मान 3 है, 3 ओम, और साथ में R2 का जो मान है ये कितना है भाई, 4 ओम, ये ना है। अब कह रहा है कि ये प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो बताइए कि इनमें उत्पन्न ऊष्मा का कितना होगा, परिमाण की तुलना करना है। तुलना मतलब दोनों का अनुपात दिखाना है। यानी पहला ऊष्मा मान लीजिए H1 और दूसरा ऊष्मा मान लीजिए H2, ये दोनों का परिमाण दिखाना है। कितना आएगा ये नहीं पता है, दोनों समय में कितना ये रिजल्ट लाएगा। तो हम समझ रहे हैं कि पहला वाला का जो ऊष्मा है, हम लोग पढ़े होंगे ना, H बराबर I² RT, हम लोग पढ़े हैं। लेकिन इसी के जगह पर अगर हम विभव के संबंध में V² बाई
R इंटू टी अगर लिखते हैं तो क्या दिक्कत है? पहला प्रतिरोध के लिए अगर हम कर दें R1 तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर ये सूत्र क्यों लगा? आप जानते हैं ओम के नियम से अगर इसको समझिएगा उतना ला नहीं देंगे हम लोग, आई स्क्वायर आर टी आ नहीं जाएगा। देख लीजिए भी के जगह पे अगर रख देते हैं आई आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर करें तो इस पर भी स्क्वायर इस पर भी, और बट्टा में ये आर है और यहाँ पर टी है तो ये कट जाएगा, तो फिर आई स्क्वायर एगो तो आर बचेगा ना, तो आई स्क्वायर आर टी तो हुई ना गया। उसी का ये रूप बदला हुआ है। क्यों सर रूप बदले हैं? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में प्रतिरोध दिया है और समांतर क्रम में जुड़ा है तो विभव की बात आ रही है, इसके वजह से हम यहाँ रखे हैं। ये मत समझिएगा कि हम इसको घूस दिए हैं, ठीक है। तो भी स्क्वायर बाई कितना, R1 के मान रख दीजिए यहाँ से 3 और क्या है टी। ठीक उसी प्रकार अब आप हम रख सकते हैं कितना, H2 का मान, तो H2 का मान भी रखें तो कितना हो जाएगा भी स्क्वायर बाई R2, और R2 के जगह डायरेक्ट रख दीजिए ना, सुनिए ना, रख दीजिए भी स्क्वायर बट्टा में कितना रख दीजिए 4 इंटू टी। अब निकाल दिया जाए अनुपात। ये V1 V2 क्यों नहीं रखे? क्योंकि दोनों में ये विभवांतर या विभव क्या होता है, समान होता है, इसीलिए इस पर 1 2 नहीं लगाएं। तो अब बताइए इसको सोल्व किया जाए कितना होगा, H1 बाई H2, तो बराबर कर दीजिए, इसका मान रखिए यहाँ पर भी स्क्वायर बट्टा में 3 इंटू टी, और फिर बट्टा में क्या है भी स्क्वायर बट्टा में 4 इंटू टी। तो टी से टी तो यहाँ मर जाएंगे, क्लियर। टी से टी जब मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, H1 बाई H2 बराबर, अब वो हो गया ना, पहली गुणे चौथी दूसरी गुणे तीसरी, तो क्या करिए भी स्क्वायर बाई 3 जस के तस रख दीजिए, भी स्क्वायर बाई 3 जस के तस। ये क्या लिख रहे हैं जी, मज़ा नहीं आ रहा है। भी स्क्वायर बाई 3 ये पलट दीजिएगा अगर तो कितना हो जाएगा 4 बट्टा में भी स्क्वायर ना, और भी स्क्वायर यहाँ भी कट जाएगा तो फाइनली कितना आ गया 4 बट्टा में 3, और अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका अनुपात, इसका अनुपात आ जाएगा 4:3। किसका जी, तो ये H1 अनुपात H2, कुछ ऐसे आंसर आएगा हमारा, ठीक है। ये अब भाई न्यूमेरिकल है तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, और इस तरीक़ा से हमारा ये हल हो चुका है। तो यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़े ना, लगे रहिएगा भाई। देखिए हम जब पढ़ाने में लगे हुए हैं, समय दे रहे हैं, तो फिर आप लोग क्यों ऐसे संकोच करते हैं? हाँ, धीरे धीरे चीज़ों को क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो चेतन मन है ना, इसके अंदर एक सबसे ताकतवर बैठा है अवचेतन मन, उसके पास तक ये बातें चली जाएगी। तो भाई इस माइंड से निकलना बड़ी मुश्किल काम है। तो इसको नोट्स बनाइए, एक कॉपी ऐसा रखिए जिस पे न्यूमेरिकल केवल बनाइए, और उसको बीच बीच में देखते रहिए कभी कभी टाइम मिलता है तो, ताकि माइंड पुनः उसे रिवीजन कर सके। नहीं तो हमारा दिमाग भुला जाता है ना चीज़ है, और ऐसे भी हम लोगों को बीमारी है, भूलने का कलाकारी है क्या। ये देखिए आंकिक प्रश्न 1 अंक की ऑब्जेक्टिव, ये वही क्वेश्चन है जो आप ढूंढेंगे कहीं तो इसके 4 ऑप्शन भी मिलेंगे, और वो ऑप्शन को देख करके हमें क्या होता है, आंसर देना होता है। तो हमने क्या किया कि क्वेश्चन को लिख लिया और इनके ऑप्शन को गायब कर दिया, क्योंकि नोट्स बनाना है हमें। अगर हम इन न्यूमेरिकलों को हल कर लेते हैं अपने कॉपी पर तो काफ़ी दिनों तक मेरे माइंड में ये चीज़ें एक्सेप्ट हो जाएगी कि हमने इस न्यूमेरिकल को बनाया था, इसका आंसर इतना आता है, ये ऐसे ही याद हो जाएगा जैसे हम मैथ बनाते हैं कोई। अभी ना कि केवल ये ऑब्जेक्टिव के जैसे देख लिए, चलो भाई बाद में भुला सकते हैं उसको, अगर एक बार बनाए रखेंगे ना तो बहुत याद रहेगा। तो इसीलिए ये मेरा विचार है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो कहिएगा, आगे भी कुछ ऐसे ही करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। VVI जो क्वेश्चन है देखिए, 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब, कितने कितने वाट की बात कर रहा है, एक कर है कि 60 वाट है और दूसरा एक 40 वाट है, ये 2 बल्ब हैं, और यदि ये श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। ध्यान रखिएगा ये दोनों बल्ब किस क्रम में जोड़े जा रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो ये सबसे पहले हम पता करते हैं ये 60 वाट है क्या। ये 60 वाट क्या है भाई, तो कहीं ना कहीं ये तो शक्ति का मान है। देख लीजिए वाट किस में लगता है, शक्ति का ही ना मात्रक है।
तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों है, तो भाई वो को मान लीजिए P1 और P1 को कितना ले लिया जाए 60 वाट, ठीक है। और एगो क्या दिया है P2, ये कितना है जी, ये है 40 वाट। अब हमको श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, और प्रतिरोध कितने बार निकालेंगे, तो एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, और एक बार फाइनल निकालेंगे प्रतिरोध। और लास्ट में हमको शक्ति ही पूछ रहा है, ये तो अकेले अकेले शक्ति है, एक बार कुल शक्ति निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इनका हम निकाल लेते हैं प्रतिरोध, ताकि श्रेणी क्रम की ये जो समस्या है वो खत्म हो जाए। तो चलिए पहला वाला के लिए बोलिए, सूत्र क्या होता है इसका, P बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं ना V²/R होता है, लेकिन यहाँ पर 1 डाल दीजिए P1 के लिए। P बराबर V²/R होता है मान, इस बात को समझिए। पीछे हम लोग क्लास लिए हैं जिसमें हम लोग इस पर विद्युत शक्ति का अलग अलग सूत्र भी प्राप्त किए थे। जो लोग उस क्लास को नहीं किए हैं ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। तो अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, इसको क्यों ना हम R1 को अकेले करें अगर, तो ये कितना हो जाएगा V²/P1, और इस तरह से R1 के मान देखा जाए तो कितना हो जाएगा V²/P1 का मान यहाँ से टांग के रख दीजिए यहाँ पर। तो ये हो गया इतना। ठीक उसी प्रकार अगर हम निकालना चाहेंगे किसका, P2 का, तो ये कितना हो जाएगा V²/R2, और R2 की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा V²/ बोलिए, ये मान रख दिया जाए यहाँ पर 40, ठीक है। ये उसी तरह से निकाला गया। अब कुल प्रतिरोध निकाल लिया जाए, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो एक समतुल्य प्रतिरोध आएगा। R टोटल तो हमारा आएगा ना, कौन, RS बराबर लाना पड़ेगा, क्योंकि लिखा ही है कि श्रेणी क्रम में जोड़िए इनको पहले, और दो हमारे पास R1 आ गया, R2 आ गया, तो हम निकाल सकते हैं इसको कुछ ऐसे R1 प्लस R2। तो बताइए R1 का मान कितना है मेरा, यहाँ से ले लीजिए। R1 के मान आ गया V²/60 प्लस R2 का मान कितना है V²/40। अब कुछ यहाँ से हम दिमाग लगाएंगे, बटा पर जोड़ घटाव करेंगे। ये जा रहे मिटाने, देख लीजिएगा इधर दिक्कत नहीं ना है। ये P1 का मान P2 का मान दिया, यहाँ से P1 का फार्मूला का प्रयोग किए तो R1 निकालिए, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो सूत्र का प्रयोग करेंगे ना, इसीलिए काम किए हैं। ऐसा मत समझिए कि सर जी आप क्यों ऐसे किए। तो आगे बढ़ा जाए और क्या होगा देखिए, वहाँ से देखें ना हम क्या सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसमें जो V² दोनों में मिल रहा है ना, कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिया जाए ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो 1/ कितना हो जाएगा 60 और प्लस 1/40। अब 60-40 के लघुत्तम निकाला जाए तो कितना आएगा, निकालिएगा, देखिएगा 120 आएगा, ठीक है। निकालना होगा तो निकाल लीजिएगा। तो ये क बार में कटेगा, 2 बार में, और ये 40 से क बार में, 3 बार में। तो कुछ ऐसे हो गया V² गुणे ये कितना हो जाएगा 5/120। अब 120 में अगर 5 से कटाएं तो 1/में कितना कटेगा, 5 दूनी 10, 10 हाँ 24, क्योंकि 4। तो ये देखिए हम कटा रहे हैं, अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। 1/24 यानी कि फाइनली का है तो V² में कितना आ गया 24 आया। किसका मान, तो ये आया है RS का मान, यानी R टोटल कुल मान आया। अब हमको कुल शक्ति निकालनी है, फिर से कुल शक्ति निकालना है। पहले तो शक्ति P1 P2 का दिया ही था, अब हम इसको मिटाने वाले हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्लियर। चलिए इसको आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसीलिए। तो अब हम निकाल दें P टोटल, यानी कुल निकाला जाए तो क्या होता है फार्मूला V²/R। अब यहाँ R जो है मेरा क्या है, कुल वाला R है, ये RS वाला है, ऐसे समझिए RS वाला है क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर P टोटल, ये हो जाएगा V² में RS का मान रखा जाए कितना हो जाएगा V²/24 है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा है, और ये पहली गुणे क्या होती है चौथी, दूसरी गुणे तीसरी, यानी कि V² में कितना,
ये बोलिए वी स्क्वायर बटे में कितना, वी स्क्वायर गुणे कितना हो जाएगा 1/24 ना। ये भाई साहब चीज़ों को समझ पा रहे हैं? ऐसे देखिए ना, अगर इस तरह से दिमाग लगाना पड़ रहा है तो हाँ सही तो है, सही है ना हम कर रहे हैं, क्या गड़बड़ तो नहीं लग रहा है? यहाँ पर हमको थोड़ा सा डाउट बुझा रहा है, रुक जाइए एक बार देख लीजिए पहले दूसरे। तो ये ऐसे करिए ना, हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको ठीक करते हैं हम इस तरीक़ा से। ये भागा में है, इसको भागा वाला मान को गुणा में ले जाना होगा, हम जो दिमाग लगा रहे हैं उससे नहीं होगा, आंसर ही घबरा जाएगा। तो वी स्क्वायर है ना ऊपर वाला है मान, आइए भागा में, भागा वाला मान कहाँ चल जाएगा, गुणा में, तो ये पलट जाएगा 24 बटे में कितना हो जाएगा वी स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा। तो फाइनली जो पी टोटल आ गया ये कितना हो गया 24 वाट हो गया ना। ये हमारा आंसर होगा कब, जब उनकी श्रेणी क्रम में जोड़ करके सम्मिलित शक्ति लाएंगे। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में तनी दिमाग लगाना पड़ेगा, हो सकता है मेरे को भी कुछ कन्फ्यूजन हो कहीं कहीं, तो हम सुधारेंगे, कोशिश करेंगे कि सही बनाया जाए। मिस्टेक होगा तो अभी नहीं है कि कसम खा लिए कि हम सही ये करेंगे, इसीलिए पहले रफ पे बनाइएगा, ठीक है? रफ पे आंसर मिलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सर जी जो बताएंगे 100% सब सही है। कोशिश करेंगे कि हम सही बनाएं, अपना से अपना बेइज्जती तो नहीं ना करवाएंगे। क्या आप लोग तो सोचते हैं कि सर जी तनी मनी गलत बनाए तो इनका मज़ा लिया जाए? क्या सर जी का मज़ा लेकर करेंगे, मेरे से क्या लेकर करेंगे? हमको तो नहीं लगता कुछ आपको मिलने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल, क वोल्ट विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट, जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल लगाइए, और ये सेल जब परिपथ में लगा तो क एम्पियर की धारा आ गई 5 एम्पियर की। तो इसकी आंतरिक प्रतिरोध ओम में बताइए। यहाँ पर देखिए क्या क्या पहले दिया है, अगर हम इसको समझें तो हल में क्या दिया है बोल दीजिए। हल में दिया है ये विद्युत वाहक बल का संकेत क्या होता है ई, और ई बराबर दे दिया 2 वोल्ट, और जोड़ने के बाद धारा का मान क्या दे दिया है, धारा का मान दे दिया है 5 एम्पियर, और पूछ रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध बताइए। लेकिन जैसे ही हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो इसमें कहीं बाह्य प्रतिरोध दिया है, बाहरी प्रतिरोध का मान बताया है कि 5 ओम 10 ओम कुछ नहीं बताया। तो जब बाहरी प्रतिरोध का मान नहीं दिया तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में बाहरी प्रतिरोध को 0 मान लेंगे, है ना। तो एक सेल से जो धारा प्राप्त होता है, एक सेल से प्राप्त धारा का सूत्र क्या होता है बताइए। एक सेल से प्राप्त धारा का सूत्र कितना होता है बोल दीजिए। तो ये होता है I बराबर विद्युतवाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध, मतलब बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है यहाँ से, ये क्वेश्चन भी खुद ऑब्जेक्टिव ही भी किया है। इसको बना रहे हैं ताकि कंसेप्ट रहेगा तो काम करेगा, चाहे माइंड में भी फिट रहेगा। तो एक सेल से प्राप्त धारा का सूत्र क्या होगा, I बराबर E बटा में बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक। तो अब हम इसको हल करते हैं, इधर वाले को मिटा दें क्योंकि मेरे पास स्पेस जो है उतना ही है, जितना है उतने में ही काम किया जाए। क्योंकि जितनी भी मंजिलें दिखाई देती है ना, वो शुरुआत में अननोन ही थी, मतलब अनदेखा ही था शुरुआत में। लोग बड़ा, आपको कई बार आप देखते हैं कि फलाना इतना बड़ा व्यक्ति बन चुके हैं, तो भाई पहले वो भी ऐसे ही अननोन ही थे, कुछ नहीं पता था कि कहाँ कैसे है। कही जाती है कि हजारों लंबी यात्रा जो होती है ना, एक छोटी कदमों से तय की जाती है, लेकिन हाँ धीरे धीरे लोग तय कर लेते हैं, मेहनत करते हैं। तो बोलिए E बराबर क्या होगा, यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध को अगर 0 रख दे तो ओनली फॉर कितना हो जाएगा 0। मैंने इसको 0 कहने का मतलब एक स्टेप, इस यहाँ पर देखिए ना, एक स्टेप बढ़ा लीजिए, यहाँ पर कितना कर लीजिए, और यहाँ पर रख दे 0 प्लस R, या इस तरह से हो गया इतना, ठीक है। अब मान रख दिए जाए, 5 यहाँ पर दे रखा है, और इसका कितना है 2 वोल्ट, और ये कितना है R। तो लाइए यहाँ पर R को कुछ ऐसे करिए, तो 2 बटा में कितना 5, अगर इसको कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 0.4 ओम। ये हमारा क्या है आंसर है। तो ये क्वेश्चन
अपने आप में कोई भारी भरकम नहीं है, इसके अंदर बात क्या कहा जा रही है वो नहीं समझ में आ रहा है। तो बात तो वही कह रहा है कि भाई 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है, ये परिपथ से जोड़ा गया, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध ओम में बताइए। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि 2 सेलों को जिनका विवा बल मतलब क्या, विद्युत वाहक बल कितना दिया है जी, E1 व E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध, ध्यान रखिए ये विद्युत वाहक बल कह रहा है कितना है, E1 और E2 दिया रखा है यहाँ पर, तथा कह रहा कि आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है और इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इनको किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। तो बताना है भाई कि संयोजन का तुल्य विभव बल क्या होगा, जब हम इनको जोड़ेंगे तो फाइनल विद्युत वाहक बल हमारा कितना आएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हमें सूत्र की जरूरत पड़ेगी, और जब 2 सेलों का विद्युत वाहक बल जुड़ते हैं किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो इस कंडीशन में हम लोग एक फार्मूला बनाएंगे और इनके आंतरिक प्रतिरोध भी दिए गए हैं, तो एक सूत्र पर हम इसको क्या कर लेंगे, आंसर कर लेंगे। तो तुल्य मतलब टोटल विद्युत वाहक बल यहाँ पर हम एक सूत्र के प्रयोग से निकालेंगे, और ये सूत्र होता कितना है, तो ये होता है E1/R1। क्या होता है, थोड़ा बढ़िया से इसको लिख लें, E1/R1 प्लस E2/R2, और इसके भी बटा में होते हैं क्या, ये होते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। और जब सब छोटा वाला है तो हम यहाँ बड़ा वाला रख दिए हैं, हमको ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन का प्रतिरोध रखते रखते आदत बन गई है ना बड़ा वाला, तो यहाँ भी क्या रखना होगा, छोटा वाला ही कुछ ऐसे रख लिया जाए। तो आइए इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व किया जाए क्योंकि अब थोड़ा बड़ा होगा सोल्व में। इसका अगर लघुत्तम निकाले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 × R2, और ये आ जाए कितना E1/R2। इसका करेंगे ना हम लोग गुणा ऐसे, क्योंकि R1 कट जाएगा तो इससे बचेगा E1/R2 प्लस ये क्या हो जाएगा E2/R1। अब कहेंगे कि सर आप ये फार्मूला कहाँ से अप्लाई, तो भाई इसको समझना तो पड़ेगा। इसके सूत्र होते हैं इस तरीक़ा से, अगर हम अकेले निकालते हैं, जैसे इन प्रतिरोधों को निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, समांतर क्रम में होता है तो पढ़ते हैं ना हम लोग 1/RP, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे निकालेंगे हम लोग। ये तो सूत्र तो देखिए इसके नीचे रखा गया है, ये वाला ये सूत्र क्या है, रखा गया है। फिर विद्युत वाहक बल के लिए हम लोग निकालेंगे E टोटल बटा में कितना R टोटल, तो फिर वही काम, ये उसका होगा E1/R1 प्लस कितना E2/R2, कुछ ऐसे। तो ये दोनों को संयोजन करके एक साथ रख दिए हैं जिससे हमारा काम क्या हो, आसानी हो जाए। तो अब हम इसका कार्य कर लिए, अब इसके नीचे वाला किया जाए, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, बोलिए R1 × R2, और ये कट जाएगा तो कितना बचेगा R2 प्लस R1। कहाँ से कहाँ का हुआ है, यहाँ से ले करके हमने इसको कर दिया और नीचे वाले को इस तरह। अब हमें लग रहा है कि पहले गुणे चौथी करना होगा, तो ये इसको पलट दिया जाए, इसको पलटते हैं अगर तो कितना हो जाएगा E1/R2 प्लस आगे क्या हो जाएगा E2/R1 बट्टा में कितना है, ये वाला बोलिए R1 × R2 गुणे, इसको पलट दीजिएगा अगर, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे दिखा दे दूसरा कलर से, कितना हो जाएगा R1 × R2 बता में ये कितना, ये हो जाएगा R2 प्लस R1 को सीधा कर दिया जाए ना, क्या दिक्कत है, R1 प्लस R2 सीधा कर दिए, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और फाइनली हमारा कितना बचेगा, फाइनली E1/R2 प्लस E2/R1 बट्टा में कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। ये हो सकता है कि हमारा आगे पीछे भी दे दे, लेकिन इस तरह से हमारा आंसर आ गया तुल्य विद्युत वाहक बल कितना, तो ये हो गया E टोटल। समझ में आ रहा है, E टोटल हम लोग निकाल लिए,
इस तरीक़ा से ये हमारा इसका आंसर हुआ, या ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में होंगे तो बन जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसका देखना है पूरा देख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ये क्या कह रहा है जी अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि एक तार में 1 एम्पियर की धारा, एक तार है कोई चालक तार जिसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितना की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये आवेश दिया है इतना, तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पर मान दिया है और एक यहाँ पे मान दिया है और एक यहाँ पे कुछ प्रति सेकेंड कह रहा है। तो अगर हम हल में लिखें तो क्या क्या दिया है, ये तो सिंपल है, बना भी लेंगे आप लोग, ज़्यादा भारी नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे इस पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल है। जैसे देखिए 1 एम्पियर ये क्या है, धारा के मान है 1 एम्पियर, प्रति इलेक्ट्रॉन आवेश, आवेश का मान दे रखा है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना मान दे रखा है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम ये दे रखा है ऐसे। प्रति सेकेंड यानी टाइम का मान रख सकते हैं 1 सेकेंड, और संख्या पूछ रहा है, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है बताइए, I बराबर Q/T होते हैं, और Q का भी अपना फॉर्मूला होता है ना IT, सॉरी इस पे तो नहीं बनेगा, Q बराबर NE, क्वांटमीकरण, आवेश के क्वांटमीकरण हम लोग पढ़े थे ना, वहाँ से बन जाएगा। तो I के मान यहाँ रख दीजिए कितना, 1 बराबर यहाँ n गुणे E का मान रख दीजिए यहाँ पर कितना 1.6 गुणे 10⁻⁻19, और बटा में T का मान रखना है तो रख दीजिए 1। तो इस तरह से ये 1 से 1 गुणा हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना n गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19, और n को अकेले करते हैं तो कहीं ना कहीं उधर से ही आ जाएगा भागा में, है ना, गुणा वाला मान। तो इसको मिटा दिया जाए, इसी में काम करना है, देख लीजिएगा ये सबको, भारी भरकम नहीं है इसीलिए थोड़ा फास्ट बनाते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 बटा में वो आएगा तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बराबर n, दशमलव हटेगा तो ये 10 बटा में कितना 16, इसको ही लीजिए ऊपर, तो ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻19 हो जाएगा, क्योंकि नीचे है तो पावर माइनस में, ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया तो क्या हो गया प्लस में हो गया पावर n। हम सोच रहे हैं कि 10 में और 16 से जो भागा करेंगे, ये 19 में से एक 0 निकाल के इसको दे दे अगर, तो कितना हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा 100 हो जाएगा, बट्टा में 16 गुणे 10⁻18 अब हो जाएंगे ना, बराबर कितना n। तो अब 100 में 16 से भागा दिया जाए तो कितना आएगा देखना है, तो देख लीजिए लगभग 16 6 96, यानी कि 6 पॉइंट कुछ आएगा, इन 2 5 आता है, याद भी रख लेते हैं आप लोग, इसको मिटाया जाए, इसको याद भी रख सकते हैं। तो कटेगा ये इससे, तो कितना आ जाएगा 6.25, यानी n बराबर 6.25 गुणे 10⁻18 ये आएंगे हमारे संख्या। संख्या कोई मात्रक नहीं होते हैं इसलिए नहीं रखे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो इतना। एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो इतना होती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन। ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में है भी किया है, हमें उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए आगे और बढ़ा जाए। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम, मतलब ये आर का मान दे रखा है कितना ओम 500 ओम। तो उसकी चालकता क्या होगी, चालकता समझते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, जी से संकेत करते हैं। तो जी बराबर क्या होता है 1/r, यानी 1 बटा में कितना 500। तो ये कितना हो जाएगा भाई, भागा करेंगे इसको, तो इसको भागे क्या कितना हो जाएगा बोलिए 0.005
ओम में होगा ना, ओम कहाँ से, ओम इन्वर्स होगा क्योंकि उसका मात्रक होता है तो ओम इन्वर्स होता है। समझ रहे हैं, 1 में भागा, 1 में भागा मतलब आप समझ रहे हैं ना। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना, तो मेरे पास जानबे करते हैं आप लोग क्या है, बताइए मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, कैलकुलेटर है। आप इसको ऐसे कर लीजिए, देख लीजिए, 00 ये तो दूसरा आ गया 2 आ गया, हम तो घबरा न दे रहा था तब से। 0.002 भागा कहिए, हम कैलकुलेटर निकाल दिए, कौन हिसाब से भागा कि अजीब तरह के लोग, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस धरती पे। चलिए अपने कह रहे हैं, चलिए तो हम पहुंच रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन कितना आ रहा है इसका, ये देखिए, ये कह रहा है कि 40 वाट और 60 वाट, ऐसा क्वेश्चन एगो और हमारा आया था ना पीछे, एगो क्वेश्चन आया था ना वहाँ से। तो 40 वाट और 60 वाट के 2 बल्ब हैं और दोनों को जोड़ा गया कितना वोल्ट से, 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़े गए हैं। तो उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा, यहाँ पर शक्ति नहीं पूछा है कि कुल शक्ति कितनी होगी, इनको प्रतिरोध में अनुपात निकालना है। मतलब वही काम जो पीछे किए थे, P1 का मान 40 वाट, P2 का मान 60 वाट। तो इस तरीक़ा से हम निकाल लेंगे यहाँ से कितना, P1 बराबर क्या होता है, V²/R1, या R1 बराबर अगर निकालना हो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, V²/P1, और P1 के मान कितना है, तो R1 बराबर V² बटा में, बोलिए P1 के मान यहाँ से रख दीजिए 40। और इस तरीक़ा से निकाल लेंगे हम लोग क्या, P2 निकाल लेंगे। तो P2 बराबर क्या होगा, V²/R2, या R2 बराबर V²/P2, या R2 बराबर V² मान रख दीजिए इसका 60। अब करें कि अनुपात निकालिए, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। अब अनुपात निकालना है तो भाई क्या करेंगे, R2/R1 निकाल लेते हैं अनुपात, R2/R1 निकालेंगे। नहीं तो अब क्वेश्चन को देखते हुए अनुपात निकालने की बात कर रहे हैं, तो पहला दूसरा अनुपात की अब कैसे निकाला जाए, आंसर दोनों के अलग अलग आ जाएंगे अनुपात। तो देखिए हम निकाल रहे हैं, अगर हम ऐसे निकालते हैं, कुछ प्रतिरोधक का ऐसे निकालते हैं, R1/R2 अनुपात निकालते हैं, तो R1 के मान कितना है, V² बटा में 40, और फिर बटा में R2 के मान कितना है, V²/60। तो इसका निकाला जाए, इसको मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर अनुपात में पहला दूसरा या दूसरा पहला करेंगे तो थोड़ा सा मान क्या हो जाएगा, इधर उधर चेंजिंग हो जाएगा। ये गुणा वाला है ना, पहले गुणे चौथी वाला, तो इसको ऐसे करिए ना, V²/40। अब इसके नीचे का जो भागा में इसको कर दीजिए गुणा में, तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 60 बटा में कितना, V²। तो यहाँ से यहाँ ये मर गया, 0 से 0 मर गया, और 2 और ये हो गया 3, यानी कि 3/2, या अनुपात में निकालेंगे तो 3 अनुपात कितना, 2, ये है आंसर। ऐसे कुछ आपका आंसर आएगा। नहीं तो R2/R1 करेंगे तो खाली यहाँ से 2:3 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे अच्छा से। अब पहुँचते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसा ही क्वेश्चन दिया था लेकिन थोड़ा सा भुलवा दिया था, है ना। ये देखिए कह रहा है कि इन समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। अधिकतम मतलब क्या, RS, और न्यूनतम मतलब क्या, RP। ये ना कम होता है, इसका मान कम होता है, इसका मान ज़्यादा होता है। तो भाई पहले किस क्रम में जोड़ा है, देखिए पहले जोड़ा है श्रेणी क्रम में। आप देखिए यहाँ पर लिखा है श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं अभी n समान प्रतिरोध वाले, तो क्या होता है बताइए, RS बराबर कितना होता है, NR होता है। हम लोग पढ़े होंगे प्रतिरोधों के जो संयोजन पढ़ रहे थे, या जो भी व्यक्ति उस क्लास को नहीं किए हैं तो लेक्चर मिल जाएगा प्रतिरोधों का संयोजन पे, न्यूमेरिकल भी बनाए थे। ये कुछ ऐसे था, और उसके बाद वो क्या था, RP। क्या था, RP। तो RP में क्या बना था भाई, वो बना था R/N, कुछ ऐसे बना था, याद आ रहा है क्या।
दिमाग लगाइए, वहाँ पर एन आर, यहाँ एन आर है, यहाँ पर क्या है आर बाई एन था, समझिएगा। अब कह रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधक का अनुपात बताइए, मतलब अधिकतम क्या कर रहा है आर एस बटा में आर पी निकालिए। तो आर एस का मान कितना है एन आर, इसका मान कितना है भाई आर बाई एन। तो इस तरीके से अगर हमको निकालना होगा तो क्या निकलेगा, गुणा उड़ा तो करेंगे हम लोग ना, यानी कि एन आर गुणे कितना हो जाएगा एन बाई आर हो जाएगा। तो आर से आर कट जाएगा, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा मेरा क्या एन स्क्वायर। यानी दोनों के अनुपात निकालने के बाद ये कितना आ गया आर एस अनुपात आर पी, ये एन स्क्वायर अनुपात तो 1 भी लिखा जा सकता है ऐसे भी, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो क्या छुपा है 1 छुपा है। तो इस तरीक़े से हमारा इसका आंसर आ गया। आप लोग इसको देख लें, थोड़ा हम इसका आंसर भी देख लें, क्योंकि यहाँ ऐसा ना हो कि डाउट हो जाए तो फिर बाद में आप लोग कहिएगा कि सर कैसे बना दिए। एक बार हमको देखने का समय दीजिए, कहाँ इसका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में जो दिया है केवल एन स्क्वायर ही दिया है, इसका मतलब 1 का जिक्र नहीं किया है। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए, भारी भरकम नहीं था ना, सूत्र का प्रयोग करना था। कह रहा है कि 2 प्रतिरोध R1 और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौगो प्रतिरोध हैं 2 गो हैं, एगो है R एगो है 2R। इनको किस क्रम में जोड़े हैं श्रेणी क्रम में। तो R और 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात बताइए। तो ये तो आसान है ना, पहला प्रतिरोध कितना दिया है R, दूसरा कितना दिया है 2R, और कह रहा है कि ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात बताइए। तो ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा H1 बाई H2, और इसका क्या होता है I स्क्वायर RT, 1 है तो यहाँ 1 लगा दीजिए। इसका क्या होता है I स्क्वायर RT, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए। और हमें लग रहा है कि ये और ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो बच ये कितना R1 बाई R2, और R1 के मान रख दीजिए R और इसका मान रख दीजिए 2R। आसान है ना, एकदम बिल्कुल आसान है। तो 1 बाई 2 यानी अनुपात में आ गया 1:2 आंसर। मस्त है ये तो ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्लियर ना। यहाँ तक एकदम बढ़िया से हम लोग कर पाए। देखिए समय तो लगेंगे, हम ही बात को मानते हैं कि हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बने, लेकिन भाई बनेगा अगर आप इसका नोट्स बना लेते हैं तो काफ़ी आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ दिन के बाद भी देखेंगे इसको तो थोड़ा याद आ जाएगा, नहीं तो फिर रटे रटाए ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्वेश्चन आंसर खाली किए रहेंगे तो बाद में माइंड इधर उधर भी हो सकता है। ये देखिए, ये तो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, ये गलती से यहाँ आ गया है, कॉपी हो गया होगा। हाँ देखिए क्या कह रहा है, 1 ओम प्रतिरोध वाले, क ओम प्रतिरोध वाले बात हो रही है 1 ओम, और ये कह रहा है कि भी एक समरूप है, इनके तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटा जाए। ध्यान रखिए, पहला बात कर रहा है कि प्रतिरोध कितना है 1 ओम, लेकिन इसको कितने टुकड़ों में काटना है 4 बराबर टुकड़ों में, यानी ये 1 2 3 4 ऐसे तोड़ना है इसको, समझ रहे ना, बराबर भाग में वो भी, और फिर इनको समांतर क्रम में जोड़िए। तो इस तरह से इनका समतुल्य प्रतिरोध बताइए कि कितना होगा। यानी कहने का मतलब कि मेरे पास जो R का मान दिया है 1 ओम, इसको तोड़ना होगा 4 बराबर टुकड़ों में। अगर इसको तोड़ने के लिए कहा है तो 4 से क्या कर सकते हैं, हम भागा कर सकते हैं, और 4 से भागा करने के बाद ये क्या होगा जुड़ेगा। तो एक बार तो नहीं ना जुड़ेगा, अब 4 गो अलग अलग हिस्सा हो गया, एक में 4 गो तोड़ दिए। मेरे पास ये मान लीजिए कलम है, इसको हमको तोड़ दिए 4 बराबर में, तो ये चारों को ना बारी बारी से जोड़ेंगे। तो एक ही को अगर करना होगा तो इसको हमको लग रहा है कि कुछ ऐसे करना पड़ जाएगा, बार बार करेंगे तो जब एक जैसे मान आते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जाती है, तो इस कंडीशन में हम कौन सूत्र लगाते हैं, इस कंडीशन में कौन सा सूत्र लगाया जाए। ध्यान रखिए कि ये डिवाइड किया गया है और कितने बार इसको तोड़ा गया है, तो 4 बराबर भागों में, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार, ये उनकी संख्या दिया है। और मेन वाले को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा।
तो मेन वन इसमें भागा करके तोड़ दिए और यहाँ पर हम संख्या रख दिए। तो इस कंडीशन में फाइनल जो हमारा आरपी आएगा वो क्या होगा, फाइनल आरपी। तो कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े होंगे आर बाई कितना होता है, एन होता है। इस वाले फार्मूला पे अप्लाई कर लेते हैं। आपका मन करे तो आप ऐसे भी कर लीजिए, R1 बराबर इतना, R2 बराबर उतना, क्योंकि वही ना बराबर भाग है, सब तो भाग वही है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या है, यहाँ 1/4 और फिर बटा में ये क्या है, कितने बार, तो 4 बार ये किया गया है काम। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब हम करें क्या, 1/4 गुणे क्या हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से 1 कितना हो जाएगा 16, यानी फाइनल जो हमारा आएगा आरपी वो कितना आ जाएगा 1/16। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा था। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटा गया, यानी 1 ओम है, इसको 4 बराबर टुकड़ों में तोड़िए। तो तोड़ दिए। अब ये 4 गुना भाग में बट जाएगा, 1 2 3 4, एक हिस्सा का दूसरा तीसरा चौथा ऐसे ही ना हिस्सा में बटेगा। क्लियर। एक रोटी है उसको 4 टुकड़ों में बांटिए, तो एक रोटी है इसको 4 टुकड़ा में तो ऐसे ही ना बांटेंगे। तो पहला का ये हिस्सा हो गया, पहले का इहो हिस्सा है, एक ही रोटी का ही हिस्सा है, इहो एक ही रोटी का हिस्सा है, इहो एक ही रोटी का हिस्सा है। तो भाई उसी मेन रोटी के लिए 4 लोग हैं, तो इसी 1 ओम के लिए 4 गो हम किए हैं काम, तो जाके कुछ ऐसे आया है। अब हम पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन था, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ये देखिए, एक चालक में इतना की धारा, ये तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये पीछे ऐसे हम क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसको होमवर्क रख दिया जाए, इसका कमेंट मारिएगा आंसर कितना होगा। अभी जस्ट कुछ ही देर पहले बनाए थे ना, इस पर ऐसे ही था, वो भी कुछ ज़्यादा भारी भरकम नहीं था, तो अब बना लेंगे। अब देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 एम्पियर की धारा, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। तो यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट, तो किया गया कार्य क्या होगा। अब कार्य निकालना है, और कार्य बराबर तो कई गो सूत्र होते हैं हमारा। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होते हैं ना, बिल्कुल। कार्य बराबर क्या होते हैं, और विभव गुणे आवेश भी होते हैं। तो हम उस फार्मूला पे तो बनाएंगे नहीं, हमें कौन सा फार्मूला निकालना होगा। किया गया कार्य जो होता है उसमें ऊर्जा क्या होता है, बराबर, यानी H, तो H बराबर I² RT। तो यहाँ पर रख दीजिए, एम्पियर का मतलब क्या, धारा है 10 एम्पियर, सेकेंड मतलब टाइम है 10 सेकेंड, और विभवांतर मतलब V का मान दिया है 15। तो कार्य के लिए निकालिए, H बराबर क्या होता है I² RT, या इसी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसी के संक्षेप में क्या लिखते हैं, इसके जगह पर VI गुणे T। भी मतलब समझ रहे ना है। अगर इसके मनवा को रख देंगे IR ओम के नियम से, तो नहीं हो जाएगा I² RT, ये Y पहले से है, इसके जगह पे इसका गुणा करता है तो नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं ताकि यहाँ से जल्दी से आ जाए। ठीक है, तो V के मान रख दीजिए कितना 15 गुणे I का मान रख दीजिए कितना 10 गुणे समय 10। तो टोटली ये कितना हो जाएगा 1500, कितना ये जूल हो जाएगा ना, 1500 जूल। इस तरीके से ये शॉर्टकट में बन के आ गया। अब इस पर बनाएंगे I² RT पर। तो सर यहाँ से मान लाना पड़ेगा, किसका मान, R का मान। R का मान नहीं है तो कैसे निकलेगा, R बराबर क्या होता है V/I होता है ना। तो यहाँ से निकालना पड़ेगा V के मान 15, I के मान 10। अब ऐसे निकालेंगे तो निकल जा रहा है, देखिए यही तरह निकल जाएगा I²। हाँ ठीक है, यहाँ पे 10 के स्क्वायर हो जाएगा गुणे R के मान हो जाएगा 15 बाई कितना 10 गुणे T के मान कितना है 10। तो 10 से 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुणे 15, तो ये हो जाएगा 1500। बतिया तो है, बस थोड़ा शॉर्टकट में हुआ है, यहाँ थोड़ा सा नहीं कहता ना शॉर्टकट में हुआ। कुल मिला के ऐसे एक ही तरह से है, ज़्यादा के फर्क नहीं है। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लिए।
और आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट, को ओम प्रतिरोध का 5 ओम, विभवांतर कितना 7, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होगी तो उत्पन्न ऊष्मा क्या है। ये तो सर अजीब तरह की बात कर रहा है। आर बराबर कितना 5 ओम और भी का मान कितना 7 ले लीजिए वोल्ट, और टाइम कितना 20 मिनट। तो टाइम 20 मिनट, मिनट मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये टाइम का मात्रक तो सेकेंड में होता है। तो कर दीजिए गुणा 60 से, 60 से क्या करिए गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 1200 हो जाएगा सेकेंड। अब कह रहा है कि बता दीजिए ऊष्मा क्या होगा। तो सुषमा के बहन ऊष्मा उनको तो लाइए देंगे हम लोग, कैसे लाएंगे, H बराबर I² RT से ला देंगे, क्योंकि मेरे पास R हैबे किया है, T हैबे किया है, I नहीं है। क्या नहीं है, I नहीं है। तो I नहीं है तो क्या किया जाए, बोलिए। V² पे निकाल लें क्या, V² नहीं ना, वहाँ कैसे निकलेगा, निकाल लीजिए ना ओम के नियम से, इन्हें निकाल लिया जाए तब होने रखेंगे। ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR, या I बराबर क्या होता है जी V/R। तो रखिए V का मान 7 और R का मान 5, ये I का मान है। आप देख सकते हैं, थोड़ा उधर कोना में बना रहे हैं, दिख रहा होगा कि नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं। आप देखिए फ्रेश, क्लियर ना। तो रख दीजिए इधर I² मतलब 7/5 का स्क्वायर गुणे कितना R के मान कितना है 5 गुणे T का मान कितना है 1200। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 49/25 गुणे कितना 5 गुणे कितना 1200। ठीक है, तो अब हमको कुछ करना पड़ेगा। ये 5 से कटेगा क्या, ये कैसे कटा रहे हैं जी समझिएगा, ऐसे हम कटा रहे हैं तो 5 मर्त में कटेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। अब डायरेक्टली करना पड़ेगा इसका कहानी, कुछ इसको मिटाना पड़ेगा, तनी जगह नहीं है तो देखिए मिटा रहे हैं इधर। चले देखिए, तो ये कितना हो गया मेरा, है कटा दीजिए ना, 1200 को कटा दीजिएगा 5 से तो कितना कट जाएगा 5 दूनी 10, और फिर इसके बाद ऐसे कर दीजिए 24 240। ठीक है, समझिए इधर तो कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ आ गया 49 गुणे 240। ठीक, अब इनका कैलकुलेशन कीजिए। तो आप लोग जानबे करते हैं मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है और ये है, तो थोड़ा सा इसको देखिए कितना करना है, 49 गुणे 240 यानी कुछ आ गया 11760। ये ध्यान दीजिए कि मान आया क्या में है, आया होगा ये जूल में, लेकिन हमारा जो आंसर देता है ऑब्जेक्टिव में वो कैलोरी में देता है। किस में देता है, कैलोरी में। तो जूल के मान को कैलोरी में बदलना होता है, तो भाई कैलोरी थोड़ा सा बड़ा मात्रक होगा ना, जूल के अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, यानी कि एक कैलोरी में जो होता है कितना होता है बताइए, 4.2 जूल होता है। तो भाई हमको कैलोरी में बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। अगर हम रखेंगे, जूल आया है ना, अब आया है मेरे पास इतना जूल, हमको कैलोरी में चेंज करना है। क्या में चेंज करना है, कैलोरी में, तो हम इतना से भागा दे देंगे, आ जाएगा कैलोरी में। देखिए भागा करते हैं, क्या होगा, आंसरवा किधर गया इसका, फिर से एक बार थोड़ा सा आंसर लाएं। इतना में 11760 भागे 4.2 2800 कितना आ गया, भागा करना होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं इसे 4.2 और भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2800। ये हो गया कैलोरी। इस तरीक़े से थोड़ा हमको मेहनत करना पड़ा है, नोट करके लिख लीजिएगा कहीं लिखना होगा तो, कि एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि
कैलोरी में बदलने के लिए यदि किया गया कार्य है या उसमें ऊर्जा का जो मान आया है जूल में हो और उसे कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से क्या कर दीजिए भागा, ये जूल भैया आके चल जाएंगे कैलोरी में। तो इस तरीक़ा से हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमें कहानी की क्या करनी होगी, ख़त्म करनी होगी, क्योंकि इस क्लास में इतना ही रहा। अब इस विद्युत धारा का VVI ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है हमने उसमें से छांट करके क्या किया, इस ऑब्जेक्टिव वाले न्यूमेरिकल को बना दिया। तो अब हम पहुंचेंगे ऑब्जेक्टिव पर जिसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल को नहीं रखेंगे, क्योंकि हटा दिए, उसमें से 2 भाग में डिवाइड कर दिए, एगो इस पे क्लास हो गया और एगो उस पे क्लास हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग इस विद्युत धारा के ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाले क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।